हेलो फ्रेंड्स, आज हम पेपर 8 के यानी एनवायरमेंटल साइंस पेपर के फर्स्ट यूनिट के टॉपिक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड मेथड के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री, बहुत बड़ा देश है और बायोडाइवर्सिटी के मामले में इन प्रपोर्शन टू जोग्राफिकल एरिया बायोडाइवर्सिटी का परसेंटेज जो है वो काफ़ी हाई है हमारे यहाँ। अगर हम इंडिया की बात करें तो लगभग 90,000 स्पीशीज़ जो हैं एनिमल्स की यहाँ पाई जाती हैं, जबकि प्लांट्स की 50,000 स्पीशीज। एनिमल्स और प्लांट्स की यही बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम के अंदर हर एनिमल, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, और हर प्लांट स्पीशीज़ उसका एक सिग्निफिकेंट रोल होता है। और अगर किसी वजह से एक पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट स्पीशीज़ उस इकोसिस्टम से हट जाए या ख़त्म हो जाए तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो एक तरीके से इम्बैलेंस्ड हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि किस तरीके से या क्या कारण हो सकते हैं कि ये नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, तो उनके मेन कारणों में से है डिफॉरेस्टेशन और डिज़र्टिफिकेशन। ये दो मेन कारण होते हैं, यानी जंगलों का ख़त्म हो जाना और रेगिस्तान का बनना। ये दोनों ही कारण जो हैं वो एनिमल और प्लांट दोनों ही स्पीशीज़ के एग्जिस्टेंस पर और उनकी बायोडाइवर्सिटी लेवल के ऊपर बहुत तेज़ी से असर डालती हैं। अगर हम इंडिया की ही बात करें तो आज से कुछ 50 साल पहले तक या 100 साल पहले तक पूरे इंडिया में डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, जैसे ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो हाथी है, शेर है, चीता है, ये सारे के सारे इंडिया में पाए जाते थे। यानी ये पूरे इंडिया के अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल था। परंतु आज अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ये एनिमल कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ तक ही सीमित रह गए हैं। जैसे अगर हम एलिफेंट्स की बात करते हैं तो वो सिर्फ आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। एशियन लायन, जो कि इंडिया की खासियत माना जाता है, वो भी अब कुछ किलोमीटर के दायरे के अंदर ही बस के रह गया है। यानी कुछ पर्टिकुलर जो रिज़र्व एरियाज़ हैं या जो रिज़र्व फॉरेस्ट हैं इनके लिए, उन्हीं के अंदर ही पाया जाता है, वो भी खासतौर पे प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर ही। तो पिछले 100 सालों के अंदर कई एनिमल स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हुई हैं। तो अब इनका कारण क्या है? वही बात आ जाती है कि इकोसिस्टम के बैलेंस को हम मेंटेन नहीं कर पाए, एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी को हम मेंटेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से धीरे धीरे टाइम के साथ ये स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं। तो किस तरीके से हम इस वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं, इस वाइल्ड लाइफ की हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, और नेशनल लेवल पर क्या क्या गवर्नमेंट के द्वारा उपाय किए जा रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं हमारे इस टॉपिक के अंदर। वैसे तो कई तरह के एरियाज़, रिज़र्व एरियाज़ भी बनाए गए हैं, कई तरह के एक्ट्स या फिर लीगल प्रोविजंस भी हैं हमारे कंट्री के अंदर। तो इस टॉपिक यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन टॉपिक के अंदर हम उन्हीं एक्ट्स और उन्हीं एरियाज़ या गवर्नमेंट द्वारा किए जाने वाले उन्हीं उपायों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि वाइल्ड लाइफ है क्या, यानी किसे हम वाइल्ड लाइफ कहेंगे। सो इफ़ यू गो बाय डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, कोई भी जानवर, बीज हैं, पक्षी है, इंसेक्ट है, क्रस्टेशियन है, मतलब एनिमल फाइलम्स के अंदर जितने तरह के हम फाइलम्स पढ़ते हैं, चाहे वो वर्टिब्रेट्स के हों, चाहे वो इनवर्टिब्रेट्स के हों, चाहे वो एक्वेटिक हों, टेरेस्ट्रियल हों, किसी भी तरह के एनिमल की हम बात करते हैं, तो वो जो एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं वो सारे के सारे वाइल्ड लाइफ के अंदर आते हैं। यानी एक पर्टिकुलर नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी तरह के ऑर्गेनिज़म्स पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, चाहे वो वर्टिब्रेट हैं, चाहे वो इनवर्टिब्रेट हैं, चाहे वो एक्वेटिक हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हैं, वो सब के सब उस एनवायरनमेंट का या उस हैबिटेट का वाइल्ड लाइफ कहलाते हैं। तो यानी एक नेचुरल हैबिटेट के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल है, चाहे प्लांट है, प्रेजेंट है, वो सारे के सारे उसकी वाइल्ड लाइफ को बनाते हैं। और लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देना ज़रूरी है कि कल्टिवेटेड प्लांट्स और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो होते हैं
वो वाइल्ड लाइफ के अंदर नहीं आते। यानी जैसे हम घरों में जानवरों को पालते हैं या खेतों में फसलें उगाई जाती हैं, बगीचे लगाए जाते हैं, हम जो क्या बोलना चाहिए कमर्शियल पर्पस के लिए जो भी हम फसलें बोते हैं, हम प्लांट्स लगाते हैं, हम अपने घरों के अंदर प्लांट्स लगाते हैं, या हम घर में बगीचा मेंटेन कर रहे हैं, या अगर हमने घर में कोई पेट रखा हुआ है, वो वाइल्ड लाइफ के अंदर नहीं आएगा। यानी कल्टिवेटेड प्लांट्स और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ये दोनों ही जो हैं वो वाइल्ड लाइफ की कैटेगरी के अंदर नहीं लिए जाते हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये वाइल्ड लाइफ आखिर हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। मल्टीपल रीजंस हैं जो हमारे लिए वाइल्ड लाइफ की इम्पोर्टेंस को शो करते हैं। एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमोट्स पॉलिनेशन एंड कंटिन्यूटी ऑफ नेटिव प्लांट स्पीशीज़। हम सभी जानते हैं कि पॉलिनेशन के लिए स्मॉल इंसेक्ट्स स्पेशली बीज़ हैं, बटरफ्लाइज हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स हैं और बर्ड्स, ये जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पॉलिनेशन के समय जो पॉलन होते हैं उनको एक प्लांट से या एक फ्लावर से दूसरे प्लांट पर लेके जाना या फ्लावर पर लेके जाने के अंदर, यानी पॉलिनेशन वेक्टर्स की फॉर्म में ये जो एनिमल्स होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पॉलिनेशन को इम्प्रूव करने या पॉलिनेशन को प्रमोट करने और किसी भी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया के अंदर जो नेटिव यानी बेसिक स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए पॉलिनेशन के कारण या पॉलिनेशन के पर्पस से सभी जो वाइल्ड लाइफ मेंबर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये छोटे इंसेक्ट्स और जो बर्ड्स होते हैं ये प्लांट्स या फ्लावर्स का नेक्टर लेने के लिए एक फ्लावर से फिर दूसरे फ्लावर पर नेक्टर के लिए जाते हैं, तो अपने साथ ये पोलन ग्रेन्स को एक से दूसरे प्लांट पर लेके जाते हैं, जिससे क्रॉस पॉलिनेशन होता है और प्लांट स्पीशीज़ की जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन होती है। और इस पर्पस से अगर देखा जाए तो बीज का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है। यही वजह है कि आज के टाइम में कई जो फार्मर्स होते हैं वो बी कीपर्स को इवन पे भी करते हैं कि वो अपने जो छत्ते हैं या फिर जो मधुमक्खियों के छत्ते हैं वो उनके खेतों में या उनके बागीचों वाले एरिया के अंदर लाकर लगाएं, क्योंकि जब वो छत्ते वहाँ रहते हैं तो बीज जो हैं वो नेक्टर को इकट्ठा करने के लिए या शहद इकट्ठा करने के लिए वो प्लांट्स के ऊपर जाएंगी। तो जितनी ज़्यादा बीज उस एरिया के अंदर प्रेजेंट होंगी, क्रॉस पॉलिनेशन का रेट जो होगा उतना ही ज़्यादा होगा और फर्टिलिटी जो है या फ्रूट प्रोडक्शन है या फ्लावर्स की प्रोडक्शन है, फ्रूट्स की प्रोडक्शन है, वो उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्पीशीज़ या एनिमल स्पीशीज़ होती है, ख़ासतौर पे इंसेक्ट्स और बटरफ्लाइज और स्मॉल बर्ड्स, वो क्रॉस पॉलिनेशन और कंटिन्यूटी ऑफ नेटिव प्लांट्स स्पीशीज़ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड इम्पॉर्टेंस आती है इसकी मेडिसिनल वैल्यू। डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाले कंपाउंड्स के अवेलेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमें पता है कि सांप जो है उससे हमें जहर मिलता है या फिर उसका वीनम मिलता है जो कि लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में काम आता है। इसी तरीके से लॉबस्टर से मिलने वाले कंपाउंड्स जो है वो एंटी फंगल कंपाउंड की तरह उनको यूज़ किया जाता है। मधुमक्खियों से मिलने वाले शहद की कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे वो एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी फंगल होता है, कई तरह की डिजीज़ के ट्रीटमेंट में काम आता है। हनी बीज से मिलने वाला जो उनके डंक का जो वीनम होता है वो आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के अंदर काम आता है। तो इस तरीके से और भी तरह के डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं जिनसे कई तरह के कंपाउंड्स मिलते हैं या कई तरह के हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। नेक्स्ट आता है एस्थेटिक बेनिफिट्स, यानी हमारे मन को सुकून। नेचुरल हैबिटेट या फिर नेचर को उसकी अपने ट्रू फॉर्म में देखना एक जॉय ऑफ लाइफ कहा जाता है। यानी नेचर को जो हम करीब से देखते हैं उसके ट्रू फॉर्म के अंदर, एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर, ओशंस को, लेक्स को, फॉरेस्ट को, फिशिंग करते हैं, बोट राइडिंग करते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं हमें रिलैक्स करती हैं, हमें एक तरीके का एडवेंचर प्रोवाइड करती हैं, हमें सुकून देती हैं। नेचर को